सिर्फ सैन्य कब्जा और तख्ता पलट ही नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर अभी हमने बताया आपको भ्रष्टाचार भी है, भ्रष्टाचार के साथ कमजोर शासन भी है, कमजोर शासन के अलावा यहाँ पर जातीय संघर्ष भी विद्यमान है। इन सब वजहों से सैन्य कब्जा तख्ता पलट के साथ साथ इन सब वजहों से यहाँ के पर अस्थिरता का माहौल है, यहाँ की सुरक्षा स्थिति भी बिगड़ी हुई है। ठीक ना? तो ये कथन सेकंड इसका गलत रहेगा और इसका पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक ना? अगले प्रश्न की बात करें, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है, सेब आयात वहीं से होता है, ये स्टेटमेंट आप अपना सही कर लेना, सॉरी गलत हो जाएगा। ठीक है, सेब आयात करता है भारत अमेरिका से। कथन 2 है, भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना रूपांतरित खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। ठीक है, इसका कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 इसका सही है। अब अगर कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में बताना है जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, कोई संकल्प विचाराधीन है तब क्या हो सकता है? तो देखिए, वो पीठासीन नहीं होगा, ये बात तो सही है, वो पीठासीन नहीं होगा। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ये बात गलत है। ठीक है, वो बोल सकता है, उसे उसके पास बोलने का अधिकार है। ठीक है ना? ये और तीसरा जो है वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। शुरुआत में प्रथमतः वो मतदान करने का अधिकारी है लेकिन निर्णायक मत करने का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है ना? इसलिए तीसरा भी स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। गलत। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक सही है, मतलब पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद के संदर्भ में सही कथन बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट है इसका। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, कोई भी विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के सर स्क्रीन में अपने दिखाई दे रहा। आशय की सूचना दे दी, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। ठीक है, इसमें शर्तें, तीसरे वाले में शर्तें 2 हैं, वो सॉरी ये शर्त जो है ना, ये है कि अगर लोकसभा के विघटन होने से पहले राष्ट्रपति महोदय ने ये सूचना दे दी कि संयुक्त बैठक हमको बुलानी है, इसका मतलब है वो संयुक्त बैठक होगी ही। लोकसभा के विघटन होने से पहले अगर ऐसा राष्ट्रपति महोदय ने संयुक्त बैठक का प्रावधान किया, मतलब आज सूचना दे दी कि हमको संयुक्त बैठक बुलाना है, और उनके सूचना देने के बाद लोकसभा का विघटन होता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता संयुक्त बैठक पे, संयुक्त बैठक होती ही है फिर। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका अपने आप गलत हो गया। अब तीसरा अगर गलत हो गया है तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। पहला सही है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन के बाद व्यपगत हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही रहेगा। दूसरा, लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये भी स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। इसका पहला और दूसरा सही रहेगा, इसका मतलब सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे पांचवा प्रश्न है, भारत के संसद के संदर्भ में बताना है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की जरूरत पड़ती है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की जरूरत पड़ती है, तो मंत्रिपरिषद यहाँ पे ना होकर प्रधानमंत्री हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरी, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में चल रहा होगा।
ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थिति को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट मंत्रिपरिषद नहीं, यहां पर भी क्या हो जाएंगे, यहां पर भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक ना। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही रहेगा, ठीक है, सॉरी, बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका ये, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है, ये बात तो सही है। दूसरा है, यूरोपीय संघ 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। 2040 की जगह अगर 2050 होता तब बात सही हो जाती है ना। तो पहला इसका सही है, दूसरा इसका गलत है। अगर पहला सही है मतलब पहला सही दूसरा गलत, ये वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब सी वाला इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की पे चलें, 6 हो गया। अगला है, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ, अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होने का मतलब है ये वाला, पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति कैडेस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाएंगे। तीसरा है, स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। इसमें कौन कौन सा सही हो सकता है, तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों ये गलत है, क्योंकि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का भी अपना हिस्सा है, राज्य सरकार भी वित्त पोषण करती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है इसका, दूसरा स्टेटमेंट डिजिटलीकृत मानचित्र डिजिटलीकृत वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा, स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो पहला गलत, अगर गलत है तो ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, इसका बी अपने आप सही रहेगा, ठीक है। 9 नंबर, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसव उत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करता है। तो ये बात सही है क्या, हाँ बताइए। पढ़े हैं इसका। तो इसका दोनों, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट कुछ समझ में नहीं आया है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 9 नंबर का। अगला प्रश्न है, श्रम योगी मानधन योजना, आप इस योजना में 21 से 40 वर्ष दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये 18 से 40 बोला गया है ना। दूसरा स्टेटमेंट गलत, सॉरी, पहला स्टेटमेंट गलत है। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, ये आपका सही है, दूसरा सही है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को, वैसे ए वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला अपने आप गलत है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 साल की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपया प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी, तीसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है।
चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पारिवारिक पेंशन पति पत्नी अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, इन सब पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं 11 नंबर पे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में बात है। पहला स्टेटमेंट है, ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। इसमें 18वीं लोकसभा की बात नहीं हुई है, इसमें सीधे सीधे बात हुई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आ जाएगा इसको लागू कर दिया जाएगा, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बात क्लियर है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, अधिनियम बनने के बाद ये 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा, ये बात आपकी सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अच्छा, पहला अगर गलत है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मतलब इसका सही हो जाएगा सी। तीसरा स्टेटमेंट है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 12 नंबर, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के बारे में बताना है, सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है, यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये श्रीलंका और भारत के बीच हुआ है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, इसका आयोजन कहाँ किया गया, पुणे में, पुणे में जगह है औंध, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। अब देखिए, पहला पहला गलत हो गया ना, यहां पर भी गलत हो गया, ऑटोमेटिक आप डी वाला मार सकते थे, इतना लंबा चलने की जरूरत नहीं थी हमको, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए, है ना। तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट सॉरी, भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी, तो ये भी आपका सही हो गया, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, डी। ओके, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। पॉलिटी वाले में, मूलाधिकार वाले में, आर्टिकल 32 वाले में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में ये प्रावधान हमने आपको ये बात पढ़ा रखी है। प्रतिषेध या निषेध क्या होता है, ये होता है निचली अदालत के लिए होता है, जब वो अपने क्षेत्र से बाहर हट के काम करने लगती है तो उसके लिए जारी किया जाता है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। बात क्लियर। अगला प्रश्न है, सही कथन बताना है भाई। 14 नंबर प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। पहला स्टेटमेंट है, आप लोगों को बताएं, भारत के सॉरी किसी राज्य के राज्यपाल के बाद पास में वो भी शक्तियां प्राप्त हैं जो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं मिली हुई है। याद रखना, राज्यपाल के पास किसी राज्य में क्या बोलते हैं उसको, दो प्रकार के उसके पास मतलब दो प्रकार की जिम्मेदारी निभाता है राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल दो प्रकार की जिम्मेदारी निभाता है, एक तो निभाता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, तो पहला स्टेटमेंट सॉरी पहली पहली जिम्मेदारी तो ये है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। दूसरी जिम्मेदारी है कि वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते आप लोगों को हमने राज्यपाल वाले चैप्टर में ये बता रखा है, पॉलिटी के जो नोट्स भी दिए हैं उसमें आपको दिखा रखे हैं, उस राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां हैं राज्यों को लेकर। वो विशेष क्षेत्र में विशेष कानूनी व्यवस्था को लागू करवा सकता है, विशेष विकास की गतिविधियों को चालू करवा सकता है। बात समझ रहे हैं ना, वो उसके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं राज्यों को लेकर। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, यह भी सही है।
दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में बताना है, यूनियन बजट के संदर्भ में बताना है, वो भी सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है। पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है ना? ये भी इसका वाला हमने वो भेज रखा था, आप लोग अगर देखे होंगे इसका भी स्टेटमेंट स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला इसका गलत है, मतलब इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन हैं? ये सिंपल प्रश्न भी रहा है और करंट का टॉपिक भी रहा है, तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? एस जयशंकर, है ना? सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, समाचार में रहने का कारण भी पूछा गया है, देश की बात की गई है, कौन सा सही सुमेलित है, इस पे बात करना है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट के कारण चर्चा में रहा है। दूसरा है सूडान, देश के नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य में युद्ध हुआ था, ये इसके लिए चर्चा में रहा है। तुर्की, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी, इसलिए चर्चा में रहा है क्या? तुर्की वाला ये गलत हो जाएगा, इसमें पहला और दूसरा मतलब दो युग्म इसमें सही हैं, तो केवल दो युग्म मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये 18 नंबर प्रश्न है, आईआर से संबंधित प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, सुमेड़ पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। पहला स्टेटमेंट है, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, सुमेड़ पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये भी आपका सही है, आपका स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरा जो है पहले की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, बहुत कम वर्षा होती है, ये बात सही है लाल सागर में। दूसरी बात क्या है, लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे सही नहीं है सर। ये सही सही है आप, तो ये दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है, मतलब सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। सर और कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो इसका सी सही हो गया। ओके, अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे चलते हैं, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए थे? हमने पॉलिटी वाले में पढ़ाया था कल, गुड़िया उसका वो भी भेजी थी, स्क्रीनशॉट देखिए, ये वाला था। तो 4 बार हुआ है अभी तक। ठीक है, अभी तक 4 बार हो चुका है। ओके, ये बात याद रखनी है। चलिए, और लास्ट में 2003 में मेरे ख्याल से लास्ट हुआ है। सर 2002 होगा दो लास्ट। दो, 2-3 वही कुछ भी हुआ। ठीक है, यही कुछ है। अगला प्रश्न है, 71वां संविधान संशोधन 92, ये तो सबसे सरल सवाल रहा है। मैथिली को इसमें काट दो, बाकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये तीनों भाषाएं इसमें शामिल रहेंगी, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन था, 1992 का साल है। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, है ना? उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, है ना? 21, 71 और 92, ये 3 संशोधन हुए थे भाषाओं को लेकर। पहले में एक भाषा जुड़ी सिंधी, दूसरे में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जुड़ गई, तीसरे में कौन सी जुड़ी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं जुड़ी। 2002 या 3 की बात है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न है,
यहाँ पर पूछा गया है दल और उसके नेता या फिर संस्थापक। इसमें अगर बात करें भारतीय जनसंघ की, भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके साथ दो लोग और थे भैया, एक नाम है आपका बलराज मधोक, ठीक है, और दूसरे हैं दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसके इनके नाम याद रखना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और ये कौन बताए थे, बलराज मधु, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सोशलिस्ट पार्टी, सी राजगोपालाचारी नहीं है, 1934 की पार्टी रही है। इसमें कौन रहे भाई, जेपी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। होगा इसका आंसर। तो एक सही, दूसरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसकी स्थापना कब हुई थी, बाबू जगजीवन राम के द्वारा ही की गई थी। और याद रखना है ये जब आपातकाल लगाया गया था उस समय की बात है, ठीक है ना, उस दौर की और उससे पहले की बात है जस्ट, ठीक है। तीसरा सही है। और चौथा जो है ना, स्वतंत्र पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव नहीं, यहाँ पर आ जाएंगे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी को पता है, राजा जी। राजा जी, ठीक है, याद रखना। तो पहला और तीसरा सही, मतलब दो स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल दो स्टेटमेंट इसके सही हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारत के संविधान के संदर्भ में सही कथन बताना। ये बहुत सिंपल प्रश्न था, ठीक है। अगर आप वो प्रमुख भाग, प्रमुख अनुच्छेद वाला पार्ट डी होगा वो सर, भी हो जाता। इसका नौ आंसर का, डी होगा। नौ का सही है। डी होगा। आपात उपबंध 18 में दिया गया है, 20 में दिया गया संशोधन, और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, है ना, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट है अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तीसरा है अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। चौथा है निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तो चौथा सर भी इसका गलत है आंसर इसका, सी होगा। सर इसका आंसर सी पहला भी होगा, गलत है, आर्टिकल टू। बी भी गलत है, इसका सी सी है, होगा, ठीक है। आर्टिकल 263। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को ऐसे ही पकड़ लेते, अनुच्छेद 21 आंख डी पर होगा। लगा देते, तो इसका डी सही हो जाता। अगला प्रश्न है, सैन्य कार्य विभाग के जो सीडीएस होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये स्टाफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, बात तो सही है। दूसरा, तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, ये वाला नहीं सही है। तीसरा है सभी तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, मतलब इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा जाता है। सद्भावना होगा इसका, ये ऑपरेशन नौसेना सद्भावना। द्वारा, ये भारत सरकार द्वारा, ये भी नौसेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में भारतीय सेना के द्वारा किया गया, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी किताब कापी स्कूल हर चीज के लिए, ठीक है। तो इसका डी सॉरी सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 29 नंबर, विश्व के किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा किन के मध्य में है। उत्तर आपका हो जाएगा ए, कनाडा और यूएसए के बीच में। तो ये सही हो गया। अगला प्रश्न, लोकसभा में आचार समिति के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट देखो, प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी, ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ये बात सही है। लोकसभा के सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं,
तो लोकसभा सदस्य के ही लोकाचार से संबंधित मामला आएगा ना फिर। पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्याय अधीन है। इन समितियों का जो काम है, इन समितियों का जो काम है वो काम क्या है? इन समितियों का काम है शव परीक्षण करना। इन समितियों का काम है दैनंदिन कार्यों की देखभाल करना। इन समितियों का काम है एक सलाहकार के रूप में काम करना। इन समितियों का काम क्या है? इन काम नहीं है किसी को दंड देना। किसी को दंड देना इनका काम नहीं है। बात समझे? न्याय के अधीन अगर कोई मामला है तो उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करती हैं। और कुछ समितियां ऐसी भी हैं, कुछ समितियां ऐसी भी हैं ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, तीसरा भी आपका सही है। लेकिन एक चीज और याद रखना, पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। न तो पहले तदर्थ समिति थी, न तो आज तदर्थ समिति है। ये एक स्थायी समिति है। ठीक है, ये एक स्थायी समिति है। पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत सिंपल प्रश्न है भाई, कहीं भी मिल जाएगा। नोट्स भी आप देख सकते हैं, पॉलिटी वाला जो भेज रखे सबको। तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 207 प्रतिनिधियों के साथ अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। फिर वापस 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बात समझे? तो ये तो सबको पता होगा। अगले प्रश्न की बात करें, 1935 भारत सरकार अधिनियम की बात हो रही है, सही कथन भी बताना है। स्टेटमेंट है ब्रिटिश भारतीय प्रांत देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाना था। अखिल भारतीय संघ बनाना था, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है रक्षा विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। पहला वाला सही है। 1935 में पहली बार संघ की बात हुई थी। देशी प्रांतों, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों सबको मिलाकर एक भारतीय अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी। पहला स्टेटमेंट नहीं काटा जा सकता। दूसरा स्टेटमेंट काटा जा सकता है, आरक्षित विषय हस्तांतरित विषय दो थे। आरक्षित विषय जो थे वो अपने पास रखने वाले थे, हस्तांतरित विषय वो थे जो विकास काम वाले थे, जैसे शिक्षा का मामला हो, पैसा खर्च करने वाला मामला। पैसा वाला मामला हमारे पास था, मतलब अंग्रेजों के पास था, और जो खर्च करने वाला मामला था वो भारतीयों के पास था। ठीक है, आरक्षित में ये मामले रखे गए थे, रक्षा विदेश मामले। तो ये भैया गवर्नर जनरल के पास में थे, सॉरी वायसराय के पास थे, उस समय वायसराय थे भारत में। ठीक है ना, तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सी नाटककार भास की रचना है? भास की रचना इसमें से कौन सी है? काव्यालंकार नहीं है, नाट्यशास्त्र नहीं है, महाभाष्य नहीं है, मध्यम व्याय योगा, ये इनकी रचना है, महाकवि भास की। ठीक है, इसका सही उत्तर मध्यम व्यायोगा। ठीक है, सी इसका सही हो गया। हाँ, सी सही है। अगला प्रश्न है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा भी की, किस पर भाष्य के लेखक रहे हैं? तो प्रज्ञा परमिता सूत्र है क्या? गलत है। विशुद्धिमग्ग गलत है, इसके लेखक कोई और है। ललित विस्तार गलत है। सर्वास्तिवाद विनय, ये इनकी रचना है। इस पे इन्होंने इसके लेखक हैं सर्वास्तिवाद विनय के। ठीक है ना, ये हमको याद रखना, मतलब इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्ति बतानी, वो भी 2023 में शामिल हुई हो। जो 2023 में कौन कौन शामिल हुआ? शांति निकेतन हुआ है ना, और होयसल का पवित्र मंदिर समूह भी हुआ। ये आपका पहला सही है, तीसरा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 368 में बताया गया, क्या बताया गया? संशोधन जो होगा भाई, परिवर्धन भी हो सकता है ना। इसमें परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन, तीनों चीजें होती हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, विचार करना है मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर, वृद्धोन्मुख जनसंख्या,
ह्रासमान जनसंख्या के लिए इनको याद किया जाता है, तो इसमें पहला नंबर तो इटली आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर आपका जापान भी सही हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका दक्षिण कोरिया भी सही होगा। इटली, इटली क्यों, इटली का नाम क्यों आया? इटली में जन्म दर में गिरावट आई। जापान की बात करें तो यहाँ पे वृद्धों की संख्या में वृद्धि देखी गई। अब दक्षिण कोरिया क्या है? दक्षिण कोरिया सबसे कम जन्म दर वाला देश है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, मतलब पहला, दूसरा, चौथा मतलब ए सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक के बारे में बताना है, सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में दी गई है। तो क्या सही है विशेष प्रक्रिया का प्रावधान? सही है भाई, विशेष प्रक्रिया इसमें है, 110 में परिभाषा है। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। कल हमने भेजा था धन विधेयक और साधारण विधेयक के बारे में, वो पूरा हमने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया था, क्या क्या होता है उसमें, दोनों में अंतर क्या क्या है, कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। तो दूसरा वाला क्या है, गलत है, सॉरी, पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, ये बात सही है। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या सुझाव दे सकती परिवर्तन के लिए, लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती है ना। सुझाव दे सकती भाई, अनुमोदन भी दे सकती है, अस्वीकार नहीं करेगी। तो तीसरा भी सही हो गया। चौथा, राज्यसभा द्वारा धन विधेयक जो सुझाया जाएगा लोकसभा उसको स्वीकार करेगा, करना होगा, मतलब जरूरी थोड़ी ना है। चौथा गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये है, भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक के बारे में बताना है यहाँ पे। चलो, ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर भी ठीक है, एयर कमोडोर भी ठीक है, लेकिन कमांडर नहीं होंगे, यहाँ पे कमोडोर हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, मेजर जनरल है, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमिरल। मेजर जनरल की जगह हम जनरल कर दें तो सही हो जाता, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तीसरा है मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा वाला आपका सही है। चौथा है लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन, ये वाला सही है क्या? तो ये वाला देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल ठीक है, यहाँ पे विंग कमांडर हो जाएंगे और यहाँ पे कमांडर हो जाएंगे, ठीक है। तो चौथा भी गलत हो गया, मतलब इसका सही उत्तर क्या हो गया, डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर परिषद की बात है। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 71 द्वारा की गई। 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में किन सदस्यों को शामिल किया गया? तो इसमें संगठक राज्य का राज्यपाल भी शामिल होगा, राज्य के राज्य मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, राष्ट्रपति द्वारा जो नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य होंगे वो भी शामिल होंगे, भारत के गृह मंत्री भी शामिल होंगे, मतलब चारों सही है, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है, कथन एक है। तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है, ये वाला इसका सही हो जाएगा, मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है, डी इसका सही उत्तर है। अगला भी प्रश्न है, पहला है, सामूहिक उधार बहुउधार दाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है पहला वाला। दूसरा स्टेटमेंट है, सामूहिक ऋण एक नियत राशि, एक मुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो दूसरा भी इसका क्या है, सही है। अच्छा, पहला दूसरा सही है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या व्याख्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताते हैं कि व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक मुद्रा होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, यह आरबीआई के तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाई देता है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीसरा है, यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। तो एक चीज याद रखो भाई, बीमाकृत नहीं है ये, ठीक है ना,
इसलिए तीसरा गलत है। चौथा, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। चौथा भी सही है, तो मतलब पहला, दूसरा, चौथा, मतलब बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें, गौतम बुद्ध के दो नाम कौन कौन से हैं? शाक्य मुनि हैं, शाक्य कुल में जन्म लिए तो शाक्य मुनि बन गए। तथागत कहलाए क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति हुई, मतलब सत्य है ज्ञान जिसका वो है तथागत। तो दो नाम इनके हैं, तो दूसरा तीसरा सही, मतलब 20 का सही उत्तर है ना। 44 45। अगला प्रश्न सही बताना है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में है क्या? चंद्रकेतुगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में है। ये व्यापार बंदरगाह शहर रहा है। पहला गलत है, पहला गलत है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। दूसरा सही है, इनाम गांव महाराष्ट्र में ही है। एंशियंट हिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया भी था। ताम्रपाषाण स्थल है, ठीक है। मंगडू, मंगडू कहाँ? केरल में है। ये भी सही, महापाषाण स्थल है, ठीक है। तीसरा सही है। अब दूसरा तीसरा सही है, तो दूसरा तीसरा लगा दीजिए ना। सालिहुंडम कहाँ है? सालिहुंडम आंध्र प्रदेश में है। शैलकृत गुफा नहीं है, लेकिन ये क्या है? बौद्ध स्थल है, प्राचीन बौद्ध स्थल है। इसका सही उत्तर 2 और 3, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 45 नंबर, किसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी? एक शासक है। विजयनगर में 4 वंशावलियों ने शासन किया ना, सालुब, तुलुब, अराविडू, ऐसे कुछ करके रहे हैं। संगम, सालुब, तुलुब, अराविडू। तो तुलुब वंश के हैं ना ये, कि सालुब वंश के हैं? कृष्णदेवराय, इसका सही उत्तर यही होंगे। ये किला बनाने की अनुमति, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में बताना है। पहला स्टेटमेंट है, राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान को छूट दी जाएगी। ऐसा नहीं था भाई, छूट को मामला नहीं चल रहा था। पहला स्टेटमेंट गलत है, रैयतवाड़ी पढ़ लेना। बंगाल बंद स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। तो इसका सही उत्तर हो गया बी, ठीक है। इसका सिर्फ दूसरा सही है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपनिषद में कोई नीति कथा नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत है कि सही है? चलिए, ये क्या है भाई? दर्शन पर आधारित है ना। वेदांत बोलते हैं इसको, बात समझ रहे हैं ना। वेदांत है ये, दर्शन पर आधारित विषय है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी क्या? ये बात सही है, तो इसका सही उत्तर बी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। आंख बंद करके सही कर दो। चावल और गेहूं के निर्यात आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना जरूरी है। चावल और गेहूं का आयात निर्यात करना है तो उसके लिए ये चीज़ जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत कर देना है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। कथन एक सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा नवीनतम है? देखो, छऊ नृत्य कब आया था? 2010 में, 2010 में आया था छऊ। दुर्गा पूजा कब आया? 2021 में, 2021 में। कुंभ मेला कब आया भाई? 2017 में। तो आपका जो गरबा नृत्य है ये कब आया है? दिसंबर का महीना रहा है, 2023 का साल रहा है। तो गरबा नृत्य इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। 9 दिसंबर 2023 को इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में। अभी तक कितने हो गए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में? 14 शामिल हो गए, ठीक है ना, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को कैसे परिभाषित करते हैं? एक वर्ष में जनसंख्या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। पहला गलत है। किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। ये भी गलत है। जन्म दर घटा मृत्यु दर, गलत है। एक महिला की गर्भधारण आयु, चाइल्ड बेयरिंग एज, के अंत तक उससे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या क्या है? कुल प्रजनन दर है, ठीक है ना। ये आपका सही है, ओके। अगला प्रश्न है,
प्रश्न है, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। तो क्या ये सही है? चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती है, ये वाला गलत है। एनबीएफसी ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा वाला सही है। भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान कर सकते हैं, ये वाला सही है। इसका दूसरा तीसरा सही है, मतलब इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा। हाँ, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? इसमें कौन कौन कर सकते हैं? बीमा कंपनी भी कर सकती है भाई सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार, पेंशन निधि भी कर सकती, खुदरा निवेशक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ओके, ये है वित्तीय लिखत की बात यहाँ पे चल रही है। वित्तीय लिखत की बात चल रही है, इंस्ट्रूमेंट्स की बात चल रही है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये क्या है? मोटर वाहन तो सही है। मुद्रा की अदला बदली सही है कि गलत है? ये भी सही है। ये वाला आपका गलत है। ठीक है, इसका दूसरा और तीसरा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में बताना है। अच्छा, कृषि उत्पाद का भंडार द्वितीयक है क्या? ये डेयरी फार्म प्राथमिक है क्या? खनिज की खोज तृतीयक है, कपड़ा बुनाई द्वितीयक है क्या? तो डेयरी फार्म पहला है, बात सही है। प्राथमिक है, ये सही है। अच्छा, अब देखिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ये तृतीय क्षेत्र में निकल जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में निकल जाएगा। खनिज की खोज, खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं, लेकिन खोज की जब बात होगी तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, है ना, साइंस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, टेक्निक का यूज किया जाएगा, है ना, तो दिमाग भी अपना खपाएगा, तो ये तृतीयक में ही आएगा। तो ये सही हो गया। कपड़ा बुनाई द्वितीयक है क्या? विनिर्माण है ना भाई, ठीक है सर। है ना, तो 2 3 4 मतलब 3 इसके सही हो जाएंगे, केवल 3 सही है। ये पूछा जाए, किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है? तो कृषि अवशिष्ट का भी किया जा सकता है, मक्का के दाने का भी किया जा सकता है ना, अपशिष्ट जल शोधन अवपंक का भी किया जा सकता है, काष्ठ मिल अपशिष्ट का भी यूज किया जा सकता है। इसमें सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है, चारों सही हो जाएंगे इसमें। अगले प्रश्न पे देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी की बात हो रही है। किसान का हल कार्यशील पूंजी है क्या? स्थिर पूंजी है ये। ठीक है, कंप्यूटर आपकी स्थिर पूंजी है। ठीक है, कंप्यूटर आपका स्थिर पूंजी है। बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत स्थिर पूंजी नहीं, ये कार्यशील पूंजी है। तीसरा गलत है। पेट्रोल कार्यशील पूंजी है, दिन ब दिन यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, केवल 2 इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी, बिग डेटा एनालिसिस, मेटावर्स, वर्चुअल मैट्रिक्स, क्या इसमें आएगा? मेटावर्स इसका सही है। ठीक है, मेटावर्स इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के बारे में सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती। कोई न्यूनतम पूंजी की जरूरत क्यों नहीं पड़ती भैया? 5 बिलियन, मेरे ख्याल से 5 बिलियन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो ये आपका सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में निगमित सामाजिक CSR की बात हो रही है।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही कथन बताना है। सीएसआर नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। ये बात तो सही है। सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को विनिर्दिष्ट नहीं करते हैं। ये वाला गलत है इसका है। जब इसका पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला है विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर के बारे में, आरटीजीज के बारे में बात चल रही है। सही कथन बताना है। आरटीजीज क्या है? लघु विखंडन रिएक्टर है क्या? पहला गलत है। ठीक है। दूसरा, इसका प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। ये बात आपकी सही है। पहला पहला हटा दो सब जगह से ना, पहले बात खत्म हो गई। दूसरा तीसरा इसका सही है। आरटीजीज में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उत्पाद भी होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। इसमें देखिए, बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं। जो है दूसरा वाला स्टेटमेंट है, वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्च दर होती है। ये बात सही है। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आना चाहिए, नाइट्रस नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका सही उत्तर ए है। विमान, ये सही कथन बताना है। गतिविधियों में रडार का उपयोग किया जा सकता है। कहाँ कहाँ पर होता भाई? विमान पत्तन, विमान में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ जो नारकोटिक्स की पहचान होती है, उसमें भी रडार का यूज किया जाता है क्या? तो भैया बात गलत है। वर्षण का मॉनिटरिंग करने के लिए रडार का यूज होता है। पशुओं के प्रवास पर नजर रखने, ट्रैकिंग करने के लिए भी रडार का यूज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर, मतलब दो ही स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, केवल दो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कौन कौन से हैं? ना तो राफेल है, ना तो मिग 29, ना तो तेजस MK1 है। पांचवी पीढ़ी के हैं कौन? F-25, ये सॉरी F-22 एक है जिसको रैप्टर बोलते हैं, F-22 रैप्टर, और एक है F-35, ठीक है, लाइटनिंग भी बोलते हैं। तो ये दोनों पांचवी पीढ़ी के हैं। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है किनमें? किनमें हाइड्रोजेल का प्रयोग किया जाता है भाई? देखिए, रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी में यूज किया जाता है। चल वातानुकूलन प्रणाली में भी इसका यूज होता है। औद्योगिक स्नेहकों का विरचन भी करने में इसका यूज किया जाता है। तो इसका तीनों सही हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? तो ये कौन सा है? इसमें जल वाष्प। इसका डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से किसके संदर्भ में चर्चा की गई थी? सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई के लिए? तो नहीं भाई, गलत है। धान्य फसलों की उत्थान सिंचाई के लिए? गलत है। वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए? तो गलत है। दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के लिए यूज किया गया था ये शब्द। ठीक है, इसलिए ये सही है। ओके, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा किस संदर्भ में की जाती है? तो सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी के लिए, औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकी, टीका उत्पादन प्रौद्योगिकी, या अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी के लिए? तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा जो मिलती है अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी के लिए किया गया शब्द है। ठीक है, ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में संपार्श्विकीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं? बॉन्ड बाजार के हैं, विदेशी मुद्रा बाजार के हैं, मुद्रा बाजार के हैं, शेयर स्टॉक बाजार के हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मुद्रा बाजार के हैं ये। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, साइकेडा की बात हुई है, मंडूक फुदक की बात हुई, फ्रॉग हॉपर है, ताल विसर्पी पॉन्ड स्केटर है। ये सब क्या हैं? ये सब क्या भाई?
ये देखो, ये सब के सब कीट हैं, तीनों के तीनों कीट हैं। ये जो सिकाडा है ना, अपने विशिष्ट ध्वनि के लिए जाना जाता है। सिकाडा अपने विशिष्ट ध्वनि के लिए जाना जाता है। मंडूक फुदक जो है, ये अपने छलांग के लिए सबसे लंबी बड़ी लंबी छलांग मारता है, अपने छलांग के लिए जाना जाता है। और जो ताल विसर्पी है ना, इसका पैर जो है ना एक विशेष तरीके से बना हुआ है, उसके लिए जाना जाता है। तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हालांकि तीनों कीट ही हैं बस। ठीक है। इस पहला स्टेटमेंट है, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती, बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है, ये भी बात सही है ना। ठीक है ना, सही तो दोनों हैं। अब व्याख्या भी करते हैं कि नहीं, ये बात क्लियर रखनी है। तो भाई देखो, प्लास्टिक क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत है। ठीक है, और जब ये पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत है, तो च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत हो सकता है, इसलिए सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पे प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतुओं की बात है, ब्राजील, इंडोनेशिया, मेडागास्कर दिया गया है। बोनोबो देखो, अब इसमें ब्राजील की अगर बात करें तो इंड्री कहाँ मिलता है, इंड्री कहाँ पे है, इंड्री आप देखेंगे तो मेडागास्कर में नजर आएगा, मेडागास्कर में इंड्री आपको मिल जाएगा। एल्क आपको कहाँ मिलेगा, इंडोनेशियम नहीं मिलेगा, पहला गलत हो गया। दूसरा, इंडोनेशियम नहीं, ये आपको यूएसए में नजर आएगा, यूएसए या फिर बोले तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में नजर आएगा। ये बोनोबो क्या है, बोनोबो आपका पाया जाता है कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन में। और मेडागास्कर कहाँ है, अफ्रीका से अलग हटके है, हिंद महासागर में नहीं। तो बोनोबो मतलब तीनों के तीनों इसमें क्या है, गलत है, सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है ना। 74 नंबर, विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में सही कथन बताना है। पहला है, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में से एक है, ये किसी की एजेंसी नहीं है, पहली बात तो ये गलत है। ठीक है, समाधान पर देखो, पहला पहला काट दो तो पहला एक में है, अभी नहीं सही होगा। दूसरा, वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई के लिए प्रेरित करने हेतु विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है, ये बात सही है। इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों, विकासशील देशों खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। आपको बताएं, जागरूकता बढ़ाना है इसका काम, जागरूकता बढ़ा सकता है ये, और एडवोकेसी कर सकता है, वकालत कर सकता है, पैसा देने का काम नहीं है भाई, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, पहला स्टेटमेंट सही बोलोगे, पूछा गया है, सही बात है, कोई विशेष ऋतु नहीं है ना, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। दूसरा, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, चीता दहाड़ता नहीं है, चीता क्या करता है, घुर्राता है, घुर्राता है भाई, है ना, घुर्राता है मतलब, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, और नरसिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो नर तेंदुए होते हैं ना, अपने गंध चिन्हों के द्वारा ही अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं, जबकि जो नरसिंह होता है ये क्या करता है, पेशाब करके अपना क्षेत्र निर्धारित करता है ना। ठीक है, ध्यान रखना, जो तेंदुआ है, जो जो चीता है आपका क्या है, वो दहाड़ता नहीं, मतलब घुर्राता है, घुरघुराहट की आवाज आती है उसकी। ठीक है, दहाड़ की आवाज नहीं आती उसमें। अगला प्रश्न है, 100 मिलियन किसानों का सही विवरण क्या है। ये भैया नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य जल प्रणालियों को संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना, बात सही है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है, वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं, कौन कौन से माने जाते हैं भाई वितरित ऊर्जा संसाधन, बैटरी भंडारण भी है, बात सही है,
बायोमास जनरेटर भी है, बात सही है। ईंधन सेल भी है, ये भी बात सही है। रूफटॉप प्रकाश वोल्टीय यूनिट, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सभी चारों सही है इसके। कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है, और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? उसका नाम है महुआ, सेमल, चंदन, अंजीर है। ठीक है ना, अंजीर इसका सही उत्तर है। सही उत्तर यहाँ पे बताना, विषाक्त जातियां कौन कौन सी हैं। देखिए, तितलियों में भी विषाक्त जातियां कुछ होती हैं, मछलियों में भी होती हैं, मेंढकों की भी कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो विषाक्त होती हैं। तो मतलब इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सभी सही है इसके। अगला प्रश्न है, वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष कौन कौन से हैं? तो काजू क्या भारत का है? काजू भैया ब्राजील से आया है, नहीं सर। ब्राजील में जन्म लिया है इसने। चलो अरे सर ऐसा मत बोलिए। ठीक है, तो काजू भैया ब्राजील में है। पपीता कहाँ से था? मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका में रहा है ये सब पासपोर्ट से आए हुए, नहीं हवाई जहाज से, तभी इन सबके अपने अपने रुतबे हैं अलग अलग। रक्त चंदन ये हमारे यहाँ का है, तो ये हमारा क्या है, भारत वाला भाई, लाल चंदन। तो इसका सिर्फ एक सही होगा, देशी वृक्ष है ये। हाँ चलिए 80 हो गया, 20 और बचा भाई बस। अगला प्रश्न है, ये पूछा गया है, निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किसका किसका निर्माण किया गया? विजयवाड़ा का नहीं किया गया है, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम काट दो सीधे सीधे। डोनी पोलो का हुआ है लेकिन। अच्छा तीसरा जिसमें जिसमें है उसको खत्म करो, पहले लोग खत्म कर दिए भैया, पहला दूसरा सही हो गया, कुशीनगर भी अपना है। डोनी पोलो कहाँ है? डोनी पोलो कहाँ है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। कुशीनगर तो अपने यूपी में है, ये तो पता होगा सबको। जल वाष्प के बारे में बताना है, सही कथन बताना है। एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, तो बात सही है ना, ऊंचाई के सही साथ है। इसकी मात्रा घटती जाती है, घटती है। बात तो सही है, बात तो सही है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, तो दूसरा गलत है, पहला सही हो गया। स्टेटमेंट एक सही है, मतलब ए सही हो गया इसका। अगला प्रश्न है, तापमान की वार्षिक दैनिक सीमा रेंज मतलब निम्न है। तापमानों की वार्षिक दैनिक सीमा निम्न है, किस जलवायु प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ की जो ये इनमें से जो भी है उसी के बारे में बात चल रही है। तापमान की वार्षिक दैनिक सीमा यहाँ पे निम्न है। वर्ष भर वर्षण भी होता है, वर्षण में भिन्नता 50 से 250 के मध्य पाई जाती है, मतलब लंबा चौड़ा अंतर है। तो विश्वतीय जलवायु हो सकती है, तो भैया नहीं हो सकती है। यहाँ पर दैनिक सीमा रेंज तो कम हो सकती है, वर्ष भर वर्षण भी हो सकता है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा अंतर नहीं हो सकता विषुवत रेखा पे। चीन प्रकार की जलवायु बिल्कुल नहीं। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्या आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत वाले क्षेत्र में भी कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं भाई। समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु, ये इसका सही उत्तर है डी। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 83 नंबर पे, 84 नंबर पे आओ। कोरियोलिस बल पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो बात सही है क्या? हुँ? बात तो सही है ना? जी सर। कोरियोलिस बल वृद्धि होती है। यस सर, सही है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कोरियोलिस बल वैसे वैसे काम करता है। आपने सुना होगा ना, हवाओं का रुख, हवाएं सीधी चलनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन हवाएं कैसे चलती हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, है ना, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, ऐसे क्यों चलती हैं? और विषुवतीय क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, विषुवतीय क्षेत्र में डोल्डर्म पेटी पाई जाती है। बात क्लियर हुई? तो भाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता, यहाँ पर डोल्डर्म पेटी होती है, 0 से 5 के बीच में देख लो डोल्डर्म पेटी देखी जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, मतलब सी इसका सही उत्तर।
ठीक है। 21 जून को किस अक्षांश किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? 21 जून वैसे तो कर्क रेखा पर ही होना चाहिए, देखा। है ना, लेकिन कर्क रेखा पर अगर हो रहा है तो उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त में भी कुछ न कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि झुकी रहेगी ना पृथ्वी उस समय, है ना, तो वहां पर भी रहेगा, तो मतलब इसका दूसरा और चौथा सही रहेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है सिर्फ इसका दो सही हो, सिर्फ कर्क रेखा हो सकती है, इसको हम गोला कर ले रहे हैं। ठीक है, ये डाउट भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उस क्षेत्र को द्योतित करता है। अमेजन बेसिन है क्या? सबसे बड़ा तो यही है, यहीं पर अमेजन का जंगल भी पाया जाता है। हुँ? हाँ, कांगो बेसिन है इसका। ठीक है, कांगो बेसिन है, ये हमें याद रखना है। और कांगो बेसिन के बारे में एक चीज और याद रखना, यहाँ पर 29 बिलियन टन, ठीक है, 29 बिलियन टन कार्बन यहाँ पर भंडारित है। इसके अलावा करीब 1.5 बिलियन टन कार्बन का अवशोषण भी करते हैं ये कांगो बेसिन। पीठभूमि भी बात हो रही है, भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो कांगो बेसिन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लुओरो एल्किल और पॉलीफ्लुओरो एल्किल पदार्थों के संदर्भ में सही कथन बताना है। पीएफएस पेयजल खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, पीएफएस पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते, डिग्रेडेड नहीं होते हैं, ये भी सही है, पहला सही है। इसका दूसरा भी सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा, ये तो पीएफएस के लगातार संपर्क के परिणामस्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार में उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्याभ जातियां पैरासिटॉइड स्पीशीज पाई जाती हैं? किसमें पाई जाती है? तो एक पाई जाती है कैराबिड बीटल्स में पाई जाती है, और दूसरा पाया जाता है मक्खियों में, और तीसरा पाया जाता है वास्प्स में, बर्र में पाया जाता है। ठीक है, ये 3 हो गए ना, तो केवल 3 इसका सही हो जाएगा। इसके 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके, ये हमें याद रखना। अगला प्रश्न 88 हो गया, 89 में चलिए। मटर कुल का कौन कौन सा है इसमें? मटर कुल के कौन कौन से भाई? मूंगफली है, कुल्थी, हॉर्स ग्राम जिसको बोलते हैं, सोयाबीन भी है। देखो ये थोड़ा डाउट में भी है। ठीक है, वैसे हम इसको सी भी करेंगे। सोयाबीन। सोयाबीन मूंगफली तो है, ये कुल्थी वाला हमको नहीं समझ आ रहा, लेकिन इसका 3 सही हम अभी कर ले रहे हैं। ठीक है, ये बी या सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, 72 की अनुसूची में पीड़क जंतु की श्रेणी में अनुसूची सेकंड में रखा गया इसको, 72 की। दूसरा, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता। देखो मांसाहारी नहीं है, ये कैसा जंतु है? हलाहारी प्राणी है भाई, याद रखना, हलाहारी है। तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप गलत है। तो पहला सही है, मतलब पहला सही मतलब सी वाला सही, पहला सही दूसरा गलत। हाँ, पहला सही मतलब सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 91 देखेंगे अब। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी मतलब इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। सूर्य से आने वाली किरणों से ज्यादा गर्म होता है, पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होता है पृथ्वी, धरातल, वायुमंडल। पहला तो गलत है ना,
पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होता है? सौर सूर्य किरण से की अपेक्षा देखा जाए, मतलब इसको उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, तो पहला गलत है, पहला गलत है, तो डी इसका सही कर दो, सही बोल रहे हैं आप भी। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड नंद ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं, ये बात सही है, तो मतलब डी इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, बात सही है कि गलत है? बात तो सही है। भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। यहाँ पर हवाएं बहुत हैं भूमध्य रेखा पर, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो क्षोभ मंडल है यहाँ और ऊंचे तक चला जाता है, ठीक है, तो ये आपका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए हो जाएगी इसलिए क्योंकि ये चीज जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना, ये बात हमें याद रखनी है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती, सही है, ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्या 93 आ गया, 92 खत्म हो गया, 93 है। यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद बताने हैं। देखो, जलखंडाश्मी, मलबा, पायरोक्लास्टी, राख और धूल तो है भाई, राख और धूल तो है, नाइट्रोजन यौगिक भी है, सल्फर यौगिक भी है, और ये जलखंडाश्मी भी है, तो मतलब डी इसका सही है, ठीक है। जनवरी महीना में समताप रेखा मानचित्र आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? सही बताना है। तो समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर, महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है, तो क्या बात सही है? पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, महासागर के ऊपर उत्तर की ओर होती है, जनवरी महीने में महासागर के उत्तर की ओर होती है, महाद्वीप पर दक्षिण की ओर होती है, सही है, ठीक है। दूसरा है शीत महासागर धारा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। पहली बात, ये दोनों ठंडी नहीं गर्म धाराएं हैं, इसलिए ये गलत हो गया है, ठीक है ना, बात समझे। उत्तरी अटलांटिक अपवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों गर्म जल धाराएं हैं, ठीक है ना, ये बात हमें याद रखनी है। और ये दोनों धाराएं जानते क्या करती हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती हैं, इसमें ये नहीं होगा, गल्फ स्ट्रीम ये शीतल की जगह गर्म करेंगे, थोड़ी सी गर्माहट वहां पे दे देती हैं, यही तो रीजन है। जो रूस का जो एक मुर्मुस्क बंदरगाह है, बर्फीले क्षेत्र में जमे हुए क्षेत्र में होने के बावजूद, ध्रुवीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी साल भर व्यापार के लिए खुला रहता है, इन्हीं दोनों की देन है, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह की देन है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है? तो इसमें ये आप सबको पता होगा, कोटे डिआइवर और घाना है इसमें, ठीक है, 55 हो गया भैया, चलो जल्दी से निपट जाएगा। अगला पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय नदी के बारे में, तो इसमें ये सीधा सीधा उत्तर है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, कोसी बिहार में बहुत, गंडक गंडक अपने इधर है बलिया के आसपास देखने को मिल जाएगी, घाघरा भी वही उधर ही मिल जाएगी आपको, गोमती तो यूपी में ही मिल जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न है, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से कारण एक वर्षा भी है, हमने तो वर्षा तो है इसका एक कारण, ये बात सही है। दूसरा, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है, ये भी बात सही है। अब ये बात सही है, तो तीसरा वाला क्या सही है, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भी विद्यमान होता है, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी भाई, है ना, तो तीनों तो सही हो गए, देखो तीनों तो सही हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये है ना, व्याख्या कौन कर रहा किसकी, तो देखो दूसरा तीसरा सही है, दोनों कथन पहले की, दूसरा और तीसरा मिलके पहले की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों दूसरा तीसरा सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडलीय ऑक्सीजन होता है, इस वजह से वर्षा के कारण चट्टानों में अपक्षय होता है, ठीक है, इसका ए उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्री सीमा किसकी उत्तरी समुद्र के साथ मिलती है? फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस, किसका किसका मिलेगा? फिनलैंड नहीं मिलेगा और
रूस नहीं मिलेगा। मिलेगा किसका? जर्मनी और नॉर्वे का। जर्मनी बात करें, ये दक्षिण पूर्व वाला, और ये आपका है उत्तर पूर्वी हिस्सा। ठीक है, ऐसे है ना, ये नॉर्वे यहाँ पे है और यहाँ पड़ता है जर्मनी, ऐसे नहीं, इधर है जर्मनी, नहीं, हाँ दक्षिण पूर्व में है। ठीक है ना, ऐसे करके है। तो इसका ये दूसरा तीसरा सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। 2 स्टेटमेंट इसके सही हैं। ठीक है, सही है। फिनलैंड तो नहीं है, फिनलैंड नहीं पड़ता है। रूस भी नहीं है। रूस कहाँ से रहेगा? नहीं, रूस कैसे हो सकता है? इधर पूरा टाटी बांध के रखा है इन लोगों ने। नहीं, उत्तरी सागर कहाँ जाएगा बेचारा? तो रूस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक हो गया। चलो 98 हो गया। धुआंधार, हुंड्रो, गरसोप्पा दिया गया है। देखो धुआंधार मालवा क्षेत्र में है, सॉरी, मालवा क्षेत्र में है, नर्मदा नदी पर है, ये बात सही है, जबलपुर में देखने को मिलेगा। हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी है, ये बात सही है। सर ये स्क्रीन फिर से चला गया। हुंड्रू छोटा नागपुर क्षेत्र में सुवर्ण रेखा नदी है, वहां पे, ये सही है। गरसोप्पा पश्चिमी घाट पर तो है, ये बात सही है, लेकिन नेत्रवती नदी नहीं है, ये शरावती नदी है ना, शरावती नदी है, इसलिए ये गलत हो गया। तो पहला दूसरा तो इसका सही हो गया, मतलब इसमें केवल 2 सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, पर्वत श्रृंखला का नाम है, पर्वत का प्रकार भी है। देखो, मध्य एशिया वॉसजेस वलित पर्वत। अब बताओ वॉसजेस कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, ये फ्रांस में पड़ेगा। वलित पर्वत है क्या? नहीं, ये भैया ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक मतलब भ्रंशोत्थ पर्वत है वॉसजेस, फ्रांस में। यूरोप में आल्पस है क्या? यूरोप में आल्पस है क्या? यूरोप में आल्पस तो है, लेकिन भ्रंशोत्थ नहीं है, ये वलित पर्वत है, ये वलित पर्वत है, इसलिए दूसरा गलत हो गया, पहला भी गलत है। अब अपलेशियन, अपलेशियन वलित पर्वत भी है उत्तरी अमेरिका में, ये बात सही है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, वलित पर्वत है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 तो गलत, 2 सही ना, केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।